नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। रविवार को जो जेएनयू में पूरा बवाल कटा है, उस पूरे मामले पर यहाँ बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेरे सहयोगी विद्याशंकर तिवारी जी हैं, मनोज जी मेरे साथ हैं, साथ ही साथ राम जी और आदर जी। अब ये चारों जो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं वो इस मामले को लेकर क्या जो कुछ हुआ कल रविवार को जेएनयू परिसर में वो होना चाहिए था, हुआ कितना जायज़ है, कौन जिम्मेदार है, प्रशासन या पुलिस, तमाम सवाल उठ रहे हैं इस पूरी हिंसा को लेकर। क्योंकि 34 लोग घायल हुए हैं और कुछ इस कदर तस्वीरें और वीडियो जो सामने आई हैं वो बताती हैं कि जो बवाल था वो पूरे अपने चरम स्तर पे कटा है कल जेएनयू के अंदर। सबसे पहले शुरुआत होगी तिवारी जी से। क्या लगता है इसकी शुरुआत कहाँ से हो गई और कैसे ये रविवार का जो एक संडे था वो जेएनयू में कुछ इस कदर कटा कि रात भर तो बवाल कटा, पूरा माहौल खराब हुआ और कई सारे सवाल निकलते हैं, कौन जिम्मेदार है या फिर क्या वो वजह थी जो ये हिंसा भड़की? जिम्मेदार तो इसमें दोनों पक्ष है। जी। जिम्मेदार इसमें दिल्ली पुलिस है, जिम्मेदार इसमें जो गार्ड तैनात थे जेएनयू प्रशासन है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यदि आप कह रहे हैं कि बाहरी लोग एंटर किए, हालांकि ये अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, बाहरी लोग एंटर किए तो गार्ड ने कैसे आने दिया? 50-60 लोगों की संख्या। ठीक है, एक बात, वो हाथ में डंड लिए हुए थे, साफ साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि नहीं नहीं, हमें जेएनयू प्रशासन से इजाज़त नहीं मिली इसलिए जाने में देर लगी। तो जामिया में किससे पूछ के आप घुसे थे? तो वहाँ पे किसी की जान चली जाती तो पहले आप इजाज़त लेते, उसके बाद जान बचाने के लिए जाते। ये सब तर्क में कोई दम नहीं है, ये इन लोगों की लापरवाही है, एक चीज़। लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार ये सब क्यों हुआ। इसकी जो ताना बाना जो है, इसका जो है बुना जा रहा था पिछले 2 दिन से। वहाँ पे एक सर्वर रूम है, उस पे जो है आंदोलनकारियों ने कब्जा कर लिया था। वहाँ पे नेक्स्ट ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है और ये जो फ़ी हाइक हुई थी जिसका कि आधा पोर्शन विड्रा कर लिया था सरकार ने, उसको इस साल से लागू नहीं होना था, वो अगले साल से लागू होना था। तो उसी का जो रजिस्ट्रेशन था, ये लोग उसको रोक रहे थे कि हम चवन्नी नहीं बढ़ने देंगे और जो है आप जो है ये रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो ये 2 इशू थे। अब इसमें कौन, मान लीजिए कि एक पक्ष विरोध कर रहा है और एक पक्ष उसका खुल के नहीं लेकिन पर्दे के पीछे से समर्थन कर रहा है। छात्रों को अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करने दीजिए, बट किसी भी आंदोलनकारी को ये हक नहीं है कि यदि कोई छात्र एग्जाम टेस्ट देना चाहता है, सेमेस्टर का एग्जाम देना चाहता है, तो आप उसको एग्जाम नहीं देने दे रहे हैं, आप ज़बरदस्ती उसको रोक रहे हैं। आप खुद भी नहीं पढ़ेंगे और दूसरों को भी नहीं पढ़ने देंगे। तो जो पेरेंट्स है वो अपनी गाढ़ी पसीने की कमाई लगा करके बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा है, वहाँ नेतागिरी करने के लिए नहीं भेजा है। आपका तो पर्पज सर्व हो रहा है कि आप वहाँ से जो है नेता बन के पैदा हो रहे हैं, उसमें से 2-4 चुनाव लड़ लेंगे, जा करके मैदान में चुनाव में हारेंगे या जीतेंगे, अपना करियर बना लेंगे। लेकिन यदि जेएनयू की 6-6.5 हज़ार स्ट्रेंथ है और उसमें से 10 नेता पैदा होते हैं, तो बाकी क्या करेंगे? पढ़ने के लिए गए हैं ना, अपना करियर बनाने के लिए गए हैं ना, उनको क्यों बिगाड़ रहे हैं? उनको क्यों एग्जाम देने से रोक रहे हैं? बिल्कुल एकदम सहमत इस बात से। मनोज जी भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत रहेंगे, लेकिन सवाल इनसे यही रहेगा मेरा, क्या आप जब कभी किसी विद्यालय परिसर में जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो राजनीति करते हैं और जेएनयू का तो इतिहास है, आपने देखा है कि जब विवादों के घेरे में रहता है हमेशा कोई ना कोई ऐसा मामला सामने आता है। क्या लगता है राजनीति के उस साये में जो और विद्यार्थी जाते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार हो जाता है या ऐसी स्थिति बन जाती है जिसकी वजह से करियर कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाता है उनका, और जो करियर बनाने के लिए वो जाते हैं उससे भटक कर राजनीति एक तौर पे अपना लेते हैं वहाँ। तो राजनीति का स्तर कुछ ऐसा होना चाहिए विश्वविद्यालय में या फिर पढ़ाई का भी एक अलग स्तर बना के वहाँ चलना चाहिए? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि शोर शराबे में मूल बातें दब जाती हैं। मेरा तो स्पष्ट तौर पे मानना है कि उद्देश्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए। अगर हम विश्वविद्यालय में गए हैं तो मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। पढ़ाई के नाम पे अगर छद्म रूप से अगर हम नेतागिरी चमकाना चाहते हैं या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, और जैसा कि तिवारी जी ने कहा, इससे 5-10 लोगों का कैरियर तो बन या बिगड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो प्रभावित होते हैं उनको इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए या उनको रोका नहीं जाना चाहिए उनके पठन पाठन से। अगर उसमें कोई व्यवधान पैदा करता है विश्वविद्यालयों के भीतर तो सरासर गलत है, और यूँ कह सकते हैं कि गैरकानूनी भी एक तरह से। कि आप जिस उद्देश्य के लिए अगर कोई किसी से पूछे कि किसी विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स जाता क्या करने हैं, तो पहला उत्तर यही मिलेगा कि वो पढ़ने जाता है। और पढ़ने की आड़ में जो ये सब चीज़ें चलती रहती है ना छद्म रूप से, ये बहुत ही घातक प्रवृत्ति है। जैसे कुछ लोगों का ये मानना होता है कि राजनीति की शुरुआत वहाँ से हो जाती है, पाठशाला ये है राजनीति की, ये भी कहना होता है लोगों का। लेकिन अगर ये शांतिपूर्ण तरीके से हो, अगर एक शुद्ध विचार विमर्श का केंद्र हो, तब तो ठीक है। लेकिन जो स्थिति पैदा हो रही है, अभी देखिए जो शुरुआत वहाँ से हुई, 2 गुटों में मारपीट से हुई है शुरुआत। ये दोनों 2 विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं। ये 2 विचारधारा को लेकर के जब चलने वाले लोग होंगे तो जाहिर सी बात है कि पठन पाठन वहाँ पे गौण हो गया है। वो प्राइमरी नहीं रहा।
प्राइमरी क्या हो गया है कि अलग अलग विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति और उसके आधार पे वहाँ धाक जमाने की चाहत पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में, और जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। अब ये जैसे कि सवाल आया कि उसमें पुलिस देर पहुंची, देखिए पुलिस के सामने बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है। कई बार होता है कि पुलिस बिना अनुमति के विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश कर गई। अभी जामिया मिल्लिया का हम लोगों ने उदाहरण देखा था। तो पुलिस भी बहुत सारे मामलों को जांच पर रख करके देख करके विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति ले करके जाती है, नहीं तो कल को उसी पे एक्शन बात शुरू हो जाती है। तो इसलिए देखिए ये जो अड्डा बनाया गया है इस तरह का, जहाँ पे पढ़ाई के नाम पे कुछ और हो रहा है, ये बहुत गलत है। जी बिल्कुल, एकदम जो अपनी बात रखी है मनोज जी ने, कहीं ना कहीं दम है उसमें। लेकिन राम जी आपके पास मैं आऊंगा, बिल्कुल सवाल लेके आ रहा हूं मैं आपके पास। मैं आपके पास सवाल लेके आ रहा हूं, आप मेरा सवाल सुनिए पहले, उसके बाद बहस करिए। पहले मेरा आप सवाल सुनिए, उसके बाद आप अपनी राय रखिए। मैं आपके पास आ रहा हूं, आप भड़के नहीं, आपको सवाल लेके आ रहा हूं। क्या कर रहा था विद्यालय प्रशासन जब आपके यहाँ 50 से 60 लोग घुसे, हाथ में डंडे, हॉकी स्टिक, मुंह पे नकाब? क्या जिम्मेदारी नहीं है विद्यालय प्रशासन की, सिक्योरिटी गार्ड की, कि जब 4 घंटे तक बवाल कटा पूरे विद्यालय परिसर में तो उस पर जाके हस्तक्षेप किया जाए, उसको रोका जाए? क्या कर रहा था आखिरकार? देखिए, पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। पहले तो प्रशासन को ये नियम ही नहीं बनाना था, पहले सेमेस्टर ही खत्म कर लेती, बाद में आप फीस हाइक वाला रजिस्ट्रेशन चालू करती। वो तो अगले साल से है ना? वो अगले साल से, लेकिन अभी जो हो रहा था 5 तारीख तक का उनका टाइम था। जेएनएसयू वाले उसका विरोध कर रहे थे और एपीवीपी वाले उसका समर्थन कर रहे थे, नहीं रजिस्ट्रेशन खोल दो। जेएनएसयू वाले कर रहे थे नहीं रजिस्ट्रेशन। हाँ, तो ये अभी एक प्रोटेस्ट चल रहा था। इस बीच में कुछ ऐसे मैसेज भी आने लगे कि मारो इन देशद्रोहियों को, वहाँ व्हाट्सएप चलने लगा। हाँ, वहाँ चलने लगे। जब प्रशासन को इस चीज़ पता थी, प्रशासन ने कॉल भी किया पुलिस को। पुलिस को 4 घंटे पहले कॉल किया। पुलिस क्या कर रही थी? 4 घंटे इंतजार कर रही थी कि पहले आएगी, पिटने दो, मरने दो, फटने दो, उसके बाद हम जाएंगे। बिल्कुल। ये तो सारा, ये सारी जो फेल्योर है वो सब दिल्ली पुलिस का फेल्योर है। इवन जब दिल्ली पुलिस आ भी जाती है, दिल्ली पुलिस आ भी गई, उसके बाद भी पिट रहे हैं छात्र, नेता पिट रहे हैं। वहाँ पर कुछ बाहर के लोग आए, वो भी पिट रहे हैं, और दिल्ली पुलिस देख रही है, वो कुछ नहीं कर रही है। मनोज जी बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ये विचित्र समस्या हो जाती है। ये कैसी समस्या हो जाती है उसके सामने? कहीं ना कहीं अगर जिम्मेदार कोई इसमें नजर आ रहा है तो मेरे हिसाब से विद्यालय परिसर है। देखो, विद्यालय परिसर है, लेकिन विद्यालय परिसर से भी जब कॉल जाता है दिल्ली पुलिस को, तो दिल्ली पुलिस आती क्यों नहीं है? क्या आप वहाँ पर है, दोषी है भाई, वहाँ आप जो भी लेफ्ट हैं या जो भी विरोध कर रहे हैं, जो भी उसके समर्थन में, क्या आप उनको मरने दोगे? बाहरी लोग आ रहे हैं, वो उनके मार जाएंगे, उसके बाद आप देखोगे कि भैया हाँ वहाँ कोई मर गया, हाँ आप इसका पोस्टमार्टम करो, हाँ आप इसको वहाँ राजनीतिकरण करो इसका, अब ये करो वो करो। यहाँ तो दिल्ली पुलिस ही, मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को भी कोई ऊपर से गवर्न कर रहा है कि जाओ ही मत ना, आप पिटने दो। जब मैसेज आप देख रहे हो कि पिटने दो, आप नहीं पिटेंगे तो कब पिटेंगे? दिल्ली पुलिस इसका मतलब तो समर्थन कर रही है उन पीटने वालों को। बिल्कुल। आदर्श जी आपके पास आऊंगा। व्हाट्सएप चैट काफी ऐसी वायरल हो रही है जिस तरीके राम जी ने यहाँ अपनी बात रखी है। राजनीतिकरण भी हो रहा है इस पूरे मुद्दे पर, दिल्ली पुलिस को भी दोषी ठहराया जा रहा है। विद्यालय परिसर की भूमिका आपने देखी, पूरा मामला आपके समक्ष है। क्या लगता है जो राम जी कह रहे हैं इस बात में दम है? देखिए, निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी पहले होती है छात्र विधि व्यवस्था बनाए रखने की, शैक्षणिक माहौल को ठीक करने की। और अगर आप जेएनयू की स्थिति को देखें तो जेएनयू एक तो साउथ दिल्ली में है, दिल्ली के एक बेहद पॉश इलाके में है। पिछले काफ़ी समय से चर्चा में है। हाल ही में जब वो संसद मार्च निकालने गए थे वहाँ के छात्र, तो हज़ारों की संख्या में पुलिस तैनात थी। ठीक है, तो जेएनयू ऐसा नहीं है कि जेएनयू में कोई घटना होगी तो वो छोटी बात होगी, वो काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। दूसरी बात कि जेएनयू क्लोज्ड कैंपस है, यानी आप हर गेट से घुसेंगे, आपको गार्ड मिलेंगे, आपको जेएनयू के अंदरूनी सुरक्षाकर्मी काफ़ी संख्या में मिलेंगे। ये जो सारी चीज़ें हुई हैं ये पूरी तरीके से प्लान्ड हैं। और जैसी कि बात आ रही है कि जो स्थानीय वहाँ के अंदर एबीवीपी के लोग हैं उनके शामिल होने की भी बात आ रही है। ये तो जांच के बाद ही खैर पूरी तरह मामला साफ हो पाएगा। लेकिन पुलिस की, जैसे राम जी कह रहे थे, वो भूमिका निश्चित तौर पे, अब नकाबपोश लोग, वो ऐसा नहीं है कि वो वीडियो में है, आज तक के या बाकी तमाम मीडिया कर्मी, इंडिया न्यूज़ के भी हमारे मीडिया कर्मी गए, उनके साथ वो जो प्रदर्शनकारी हैं, प्रदर्शनकारी नहीं, वो गुंडे जो थे, वो बदसलूकी कर रहे हैं मीडिया के साथ। आप जेएनयू की एक छात्र यूनियन की प्रेसिडेंट है, वो लड़की है आयशी घोष, उसका सर फट गया है। एक महिला फैकल्टी है, प्रोफेसर है सुचारिता, उनका सर फटा हुआ है। आप ये गुंडागर्दी जेएनयू में, मैं 10 साल से जेएनयू को देख रहा हूँ, हालांकि मैं उसका छात्र नहीं रहा, लेकिन। और दूसरी बात जो मनोज जी कह रहे थे कि नेतागिरी चमकाने के लिए लोग जाते हैं, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई क्यों होती है फिर?
अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में बच्चा ये चीज़ें नहीं सीखेगा तो कहाँ सीखेगा? या आप चाहते हैं कि वो आपका भक्त बना रहे, या आप चाहते हैं कि उसकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग कहीं हो ही ना पाए? जेएनयू में आज से नहीं, देखिए ये लोग चाहते हैं कि यहाँ भी छात्र संघ चुनाव बंद हो जाए, ठीक है? देश के तमाम यूनिवर्सिटियों में छात्र संघ चुनाव बंद हो चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव होते हैं तो वो किस आधार पे होते हैं सबको मालूम है। सिर्फ एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है जहाँ पे छात्र संघ चुनाव को पूरे देश में एक इज्जत की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वहाँ डिबेट की, वहाँ पे वाद विवाद की, वहाँ पे तर्कों के साथ लड़ाई होती थी। ये जो गुंडागर्दी, ये लठैती और ये खून खराबा शुरू हुआ है, ये पिछले 2-3 साल में शुरू हुआ है। और इसके लिए देखिए, दिल्ली पुलिस किसके अंदर है? अमित शाह के अंदर है, गृह मंत्री के अंदर है। गृह मंत्री जांच बिठा रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप संभाल नहीं पा रहे हैं तो गृह मंत्री को अपनी जिम्मेदारी देनी चाहिए और इस बात को लेकर संज्ञान में लेके खेद प्रकट करना चाहिए, अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, देखिए दोनों लोगों ने जो बातें रखी हैं, दिल्ली पुलिस की बात आ रही है। अभी जामिया मिलिया इस्लामिया में जो प्रकरण हुआ था, बार बार क्या बातें आ रही थी? कैसे पुलिस कि घुस गई अंदर? दिल्ली पुलिस कैंपस में कैसे चली गई? क्यों दिल्ली पुलिस को पता नहीं था क्या? दिल्ली पुलिस वो लाइब्रेरी में कैसे चली गई? और यहाँ पे नहीं, एक मिनट, और यहाँ पे वक्त लगा तो क्यों नहीं आई? तो चलिए ये अलग मसला है। देखिए हम ये देखिए, मैं एक मिनट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सी चीज़ों को हम एक साथ मिश्रित कर दें, कॉकटेल बना दें। अगर देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हम मिला दें ना, कॉकटेल तैयार कर दें, वो चीज़ें मज़ा तो दे सकती हैं, उससे हासिल कुछ नहीं होगा। एक एक चीज़ों को अगर हम बिल्कुल, दिल्ली पुलिस दोषी है, आप अदालत के थ्रू या जुडिशियल इंक्वायरी करा के फांसी पे चढ़ा दो, उसको जो करना है सो करो, ठीक है? जो दोषी है उसके खिलाफ एक्शन लो। लेकिन ये किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट यूनियन को किसने हक दिया है कि जो बच्चे एग्जाम देना चाहेंगे उनको एग्जाम देने से आप रोकेंगे, आप सेमेस्टर जीरो कराएंगे, आप पूरा ईयर जीरो कराएंगे? ये किसने किसी को हक दिया है? क्या मुट्ठी भर लोग आंदोलन करके अपना करियर बनाएंगे और दूसरे बच्चों का करियर बिगाड़ेंगे? बिल्कुल। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि निश्चित तौर पे एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत होती है कि वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं और एक यूं कहें कि नेतृत्व क्षमता विकसित होती है स्टूडेंट्स के अंदर। लेकिन आपने देखा होगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी गई, इन्हीं सब बिल्कुल कहें कि अस्वस्थ परंपरा की वजह से, सबसे बड़े राज्यों से एक, जिसकी वजह से खून खराबे की स्थिति की वजह से बिहार के देखिए यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे चुनाव नहीं होता। और यही स्थिति अगर पैदा होने लगे राजधानी के विश्वविद्यालयों में तो क्या ये कहा नहीं जाएगा कि एक तरह से कहा जाए कि जो एक स्वस्थ परंपरा भटकाव की शिकार हो गई है? अब असल में क्या हुआ कि देखिए, असल मुद्दे से सबका ध्यान हट गया। कहाँ पे बात हो रही है? हिंसा पे। कहाँ पे बात हो रही है? दिल्ली पुलिस के रोल पे। लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? फी हाइक को लेकर के। यदि आपके हॉस्टल की फ़ी 20 रुपये से बढ़ा करके 600 रुपये कर दी गई और उसके बाद जब आपने आंदोलन किया, उसके बाद 2 बार कमेटी बनी और उसमें जो है उसने हाफ कर दिया, उसको 300 रुपया कर दिया। आप चाहते हैं कि नहीं, 20 रुपये का पूरा जीवन 20 रुपया ही रहना चाहिए। मैं पेरेंट्स हूँ, हमारा भी बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है, मैं देने को तैयार हूँ, तो जो देने को तैयार है उनको भी आप करेंगे नहीं नहीं। राइट टू एजुकेशन हमारा है, एजुकेशन फ्री मिलना चाहिए, तो राइट टू हेल्थ भी है। और इस देश का कुल बजट जो है 28 लाख करोड़ का है, तो जिस दिन आप राइट टू हेल्थ देंगे, राइट टू एजुकेशन देंगे, और जीने का अधिकार भी आर्टिकल 21 देता है, लिहाजा नौकरी देने की भी जिम्मेदारी आपकी है। तो इस सरकार के बस की बात नहीं है कि सब कुछ आपको उपलब्ध करा देगी, ठीक है? आप संघर्ष करना सीखिए, कमाना सीखिए, और कमा करके पढ़ना सीखिए, अपने बच्चे के लिए फीस देना सीखिए। क्यों IIT में फीस लगेगा? क्यों मेडिकल में फीस लगेगा? क्यों अदर यूनिवर्सिटी में फीस लगेगी? क्यों JNU के बच्चे कहेंगे कि नहीं सिर्फ हम 20 रुपये में ही रहना चाहते हैं? मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा हूं। यदि गवर्नमेंट के पास सामर्थ्य है तो 20 रुपये में नहीं, 0 पैसे में उनको हॉस्टल दे, 0 पैसा फीस रखे, ये सबका हक है, मिलना चाहिए। लेकिन वो आइडियल स्थिति है ना, वो नहीं मिल सकती तो क्या करेंगे? करियर खराब कर देंगे। बिल्कुल। दूसरा सवाल आपके पास आ गया, मैं आपके पास चाहता हूँ। सर ये बोल रहे हैं कि वो उसका विरोध कर रहे हैं, 300 रुपये हो गया है तो हम दे सकते हैं। सर आप ही तो दे सकते हो। एक जो गरीब है, जो ऑटो चालक है, वो नहीं दे पाए। आप एक बात बताइए सर, आप एक बात बताइए, राइट टू एजुकेशन हमारा अधिकार है, शिक्षा मिलनी चाहिए, फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए। आप एक काम करिए ना, आप जितने संसद में ये आपको सैलरी मिलती है, वो उन पर कोई इनकम टैक्स नहीं देते हो, आप इनकम टैक्स दो, उस पैसों को आप इन यूनिवर्सिटी में डालो, उससे उनके फीस वसूलो, उनको पढ़ने को फ्री कर दो उनको।
आप उनको पढ़ नहीं दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि वहाँ पर जो आपके स्टूडेंट विंग है या कोई भी, मैं ये नहीं कहता कि सरकार की है या विरोध की है, जो छात्र संघ चुनाव होते हैं इनको प्रमोट करते हो, ये इसी तरीके से प्रमोट हो रहे हैं। देखो दिल्ली का इलेक्शन आ गया, बिल्कुल। जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, एग्जाम देना चाहता है, वो तैयार है। इसके लिए 5-10 लोग विरोध करके और पूरी यूनिवर्सिटी को रोक देंगे। देखिए ये जो 5-10 लोग हैं ना, इनके ऊपर इतना बड़ा हाथ है ना कि पूरी यूनिवर्सिटी को अपने हाथ में लिए हुए हैं। देखिए आप इस तरीके से अगर यहाँ कहें कि किसी का हाथ ये है, बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए, दूसरी आपकी ओर आपकी जो स्टूडेंट विंग है ना, उसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टियों का हाथ है। देखिए बिना पॉलिटिकल पार्टियों के हाथ के ये इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। ये करियर बनाने जाते हैं विश्वविद्यालय के अंदर। इसके लिए कौन जिम्मेदार राम जी, है? काफी लोग ऐसे हैं जो विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते। मैं भी कॉलेज से आया हूँ, आप भी कॉलेज से आए हैं, आप भी आए हैं। मैं कभी इंटरेस्ट नहीं रखा अपने कॉलेज में इन सब चीज़ों को लेकर। मुझे अपने करियर की फिक्र थी, इसलिए अपने करियर की ओर रहा। काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिकरण करना कितना जायज़ है? आप नहीं हो रहा राजीव? देखिए ये पूरा राजनीतिकरण करना जो है ना, ये एक क्लीशे सा हो गया है। हर एक चीज़ राजनीति का हिस्सा है। जहाँ दो लोग इकट्ठा हो जाते हैं वो राजनीति होती है, एक बात। दूसरी बात, जो अभी उदाहरण दिए जा रहे थे कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बंद हो चुके हैं, वहाँ पे ये भी बताएं फिर आगे जाके कि वहाँ पे सेशन 6-6 सेशन लेट चलते हैं। वहाँ पर ये भी बताएं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चुनाव होते हैं तो बमबारी हो जाती है। ये भी बताइए ना कि देश के तमाम हिस्सों में यूनिवर्सिटियों की क्या हालत है और जवाहरलाल नेहरू क्यों ज़रूरी है। हम क्यों इस पर बात कर रहे हैं, हम 5 लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपकी नरेंद्र मोदी सरकार की भी जो रिपोर्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस में, वो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, यानी कि देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है। इतने सालों से चुनाव होने के बावजूद, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने के बावजूद अगर वो नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनी रही है तो इसका मतलब है कि ये उसको आगे बढ़ाने में ये सारी प्रक्रियाएं काम आती हैं। अब ये डिस्टर्बेंस क्यों शुरू हुई है? क्योंकि आप वो लाल दुर्ग नहीं तोड़ पा रहे हैं। आपको बंगाल में सफलता की उम्मीद है, आपको त्रिपुरा में आपने लाल धड़ा खत्म कर दिया, लेकिन जेएनयू में लाल सलाम के नारे क्यों लग रहे हैं? क्या लाल सलाम के नारे लगाने वाले लोग देशद्रोही हैं? क्या सबको भाजपा का समर्थक होना चाहिए? क्या सारे लोग एक ही तरीके से सोचेंगे? और यूनिवर्सिटियों में अलग अलग तरीके से सोचने की आपको पढ़ाई होती है। आप अलग अलग विचारधाराएं नहीं पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी। एक सवाल यहाँ निकलता है मेरा अभी मनोज जी, एक सवाल इनसे निकलता है। एक विश्वविद्यालय है, आप अगर किसी के माता पिता हैं, गार्जियंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या सोचेंगे? आप अपने बच्चे को वहाँ पढ़ने भेजेंगे या राजनीतिकरण करे हमारा बच्चा? देखिए हर जनरेशन, मेरे माता पिता भी जो है ना, या तिवारी सर के भी माता पिता, उनकी जवानी के दौर में उनको लगता होगा कि जो अब की जनरेशन है ना, ये बिगड़ रही है। हमारी जनरेशन जो है वो ठीक थी अभी भी, और ये स्वाभाविक है। कल जेएनयू में हिंसा के बाद फुटेज आई, वीडियो आई, लड़कियां घर से फ़ोन आया, सबको बुला लिया गया, कोई यूपी के गांव में लौट गया, कोई जिसका जहां गांव है उसको लौटा लिया गया। जाहिर है गार्जियन की जो कंसर्न है वो मैं समझता हूं। जेएनयू में पढ़ाई, अगर ये जेएनयू में इतना लंबा विवाद पहली बार हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जेएनयू, जाहिर है अगर अभी तक जेएनयू नंबर 1 यूनिवर्सिटी है तो वहाँ बच्चे भी इसलिए ही जाते हैं कि पढ़ने जाएं। वहाँ पे गार्जियन भी अपने बच्चे को इसलिए भेजते हैं कि बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे तो उनका भविष्य बेहतर हो सकेगा, है ना। लेकिन ये जो हिंसा हो रही है ये सुनियोजित है। ये नकाबपोश गुंडे अगर दिल्ली के एक पॉश इलाके में, जेएनयू में, जो कि पहले से इतने विवादों में है, वहाँ घुस के पीट के और वापस निकलते हैं बाहर, उसके बाद मीडिया कर्मियों से भी बदतमीजी करते हैं, नारे लगाते हैं, व्हाट्सएप चैट वायरल। एक बात स्पष्ट कर दूं, जैसे पहले तो पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा। अब देखिए शुरुआत कैसे होती है उस पूरे हिंसा की, उस घटनाक्रम पे ध्यान दें। कुछ लोग हैं जो कुछ लोगों को अरेस्टेशन करने से रोकते हैं, कहते हैं कि फीस बढ़ोतरी हो गई है, इसको हम नहीं मानेंगे, आपको भी नहीं मानना है। दूसरे विंग के लोग, जैसा कि आप कह रहे हैं, वो तैयारी के साथ आते हैं और हमला करते हैं। यही स्थिति वहाँ पे हुई है ना। तो सवाल यह है कि आपके अंदर अगर इतना ही नेतृत्व क्षमता है तो आपकी बातों को लोगों को फॉलो करना चाहिए। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो आप ज़बरदस्ती रोकेंगे उन्हें। आप कहेंगे कि नहीं, आपको हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराने देंगे, आपको पढ़ने नहीं देंगे, आप बिल्कुल नहीं भर सकते, आप फीस नहीं भर सकते, इस तरह की बात करेंगे आप। बिल्कुल। और जेएनयू का इसलिए देखिए साफ तौर पे जैसा इनका कहना है कि जेएनयू की एक रही है, अपनी परंपरा रही है, उसकी एक मर्यादा भी रही है, वो सब भंग हो रही है। अभी के माहौल में वो दुर्ग तोड़ने की यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। ये 2 विचारधारा की लड़ाई है। देखिए चाहे वो नहीं, देखिए ये वामपंथी, देखिए यहाँ एक मिनट
ये वामपंथी विचारधारा हो या एबीवीपी वाले लोग हैं, हम तो दोनों की भर्त्सना करते हैं। हम कहते हैं कि वहां पे क्या आवश्यकता है इस और पिटे राजनीति भी की। दोनों के ही छात्र हैं, ये हाँ, ध्यान रखना। बिल्कुल। ये आप दोनों, ये आप सभी लोग भटके ना मुद्दे से, यहाँ केवल एक गुट के छात्र नहीं पिटे हैं, दोनों ही गुट के छात्र देखिए, पिटे मैं हैं, आप- जो मैं घायल आपको भी एक हैं। आप भी example- जानते मैं हैं राम आपको जी एक अच्छी example तरीके से। देना- एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। मेरी अगर कैसे- कैसे वो मेरी सबूत अगर आया है? मेरी अगर आपके किसी के साथ लड़ाई होती है और मैं किसी को मार आता हूँ, मेरे ऊपर केस होता है, तो मैं भी अपने बचाव के लिए क्या करूंगा, अपना हाथ टुटवा लूंगा या अपने किसी साथी का हाथ टुटवा लूंगा। या ऐसा होता है, ये या होता है। ये चीजें होती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन एक बड़ी तादाद में कोई एक या दो एबीपी के छात्र नहीं थे, काफी छात्र थे, 5 से 7 देखिए, 8 ये तो छात्र होगा, थे, जिनकी ये संख्या भाई थी अगर- जो उनमें घायल हुए। लेकिन हम यहाँ किसी एक गुट को नहीं कह सकते कि इस वजह से एक ही गुट के छात्र पटे। जांच होंगे उसके बाद पता लगेगा। लेकिन तिवारी जी, विद्यालय विद्या का मंदिर होता है। हर माँ बाप एक सपना देखता है और हर बच्चा कि मैं जाऊंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा और ऐसा नाम करूंगा, मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो। लेकिन जेएनयू का जो नाता है या कह लीजिए जो इतिहास है, वो कुछ ज़्यादा खास नहीं। विवादों को लेकर पढ़ाई के लेवल में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, नो डाउट, मेरे को खुद पता है इस चीज़ को देखिए, मामले वहाँ का कोई की। भी लेकिन क्या लगता है ऐसे आए दिन मामले निकलेंगे जेएनयू से, ऐसे विवाद आएंगे, तो विद्या का मंदिर तो कहीं नजर नहीं आएगा जी। मैं तो देखिए जो राजनीति हो रही है उस राजनीति से बहुत दुखी हूँ। दोनों पक्ष राजनीति कर रहा है, दोनों अपनी अपनी राजनीति चमका रहा है। आशीष, आपकी भी शादी होने जा रही है, ठीक है? आप भी अब एक परिवार संभालेंगे। जो सैलरी मिलती है उसी सैलरी में आपको परिवार चलाना होता है। देश का बजट, जैसा मैंने आपका जिक्र किया, 28 लाख करोड़ है। फिजिकल डेफिसिट 3.4% है। जैसे ही ये फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है वैसे ही महंगाई बढ़ने लगती है, ठीक है? क्योंकि आपको कर्ज जो लेते हैं उसको रीपेमेंट करते हैं तो उसका ब्याज बढ़ जाता है, ठीक है? सरकार जो होती है और जो भी वित्त मंत्री होता है या प्रधानमंत्री होता है, उसको पूरी व्यवस्था देखनी होती है। जेएनयू ने यदि अपना अच्छा रिकॉर्ड रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जिद कतई नहीं चल सकती कि हम तो 10 पैसे में ही पढ़ेंगे, चाहे पूरा देश 10 लाख उसका दे, मैं 10 पैसे में पढ़ूंगा, ठीक है? तार्किक बात कीजिए कि आप इतना नहीं बढ़ा सकते, इतना 10% बढ़ाइए, 20% बढ़ाइए, 15% बढ़ाइए। ये बच्चे मानने को ही तैयार नहीं है कि एक भी पैसे की वृद्धि होनी चाहिए। पहली बात, यानी कि जिद की बात है। जिद कौन करा रहा है? बच्चे नहीं जिद करा रहे हैं। इनके पीछे जो राजनीतिक ताकतें खड़ी है, जो पूरे देश में अप्रासंगिक हो चुकी हैं, वो ताकतें कह रही हैं कि नहीं नहीं, इससे पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। इधर से क्या हो रहा है कि लालगढ़ इनके आंखों में चुभ रहा है, तो इस पे किसी तरीके से कब्जा करना है। बर्बाद कौन हो रहा है? इंस्टीट्यूट बर्बाद हो रहा है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बच्चों का करियर बर्बाद हो रहा है। अब देखिए, हम लोग आज किस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं? हिंसा पे, दिल्ली पुलिस की भूमिका पे। हम तो बच्चों के उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं कि सेशन 0 होने जा रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ, इस पर हम लोगों ने एक बार भी बात की? जितने 4-5 पैनलिस्ट खड़े हैं, एक बार भी बात की? नहीं कर रहे हैं। कहाँ पे बात कर रहे हैं? अर्थ के अनर्थ, मतलब दूसरी चीज़ों पे। हिंसा हो गई, अब उस पर बहस कीजिए, असली चीज़ पे बात मत कीजिए। 6,500 बच्चे वहाँ किस लिए गए हैं? पढ़ने के लिए गए हैं ना? पढ़ाई हो रही है क्या वहाँ पे? पिछले 6 महीने से कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। क्या जवाब देंगे राम जी, आदर्श जी आप? देखो, मैं इसका यही जवाब तो देना यही तो होने वाला था, यही तो चाहती है गवर्नमेंट, यही तो हो रहा है कि इसके हिंसा हो और इसको कहीं और लेके जाएं, इस बहस को कहीं और लेके जाएं। जी, एक और बात, यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में छात्र जुटे थे, प्रोटेस्ट हुआ था फी हाइक के खिलाफ। राइट टू प्रोटेस्ट भी संविधान हमको देता है। महात्मा गांधी से लेके तमाम वो आज़ादी की परंपरा में परवरिश हमने सीखी, ठीक है? अब अगर सरकार को, ठीक है, आपकी भी बात है, टैक्स पेयर की बात है, दुनिया भर में जितनी दुनिया की आबादी है ना, उसका सिर्फ 6% लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं, यानी यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला हुआ। भारत में भी ये आबादी बहुत कम है जो यूनिवर्सिटियों तक पहुंचते हैं। वो एलीट हैं, समझ रहे हैं आप? बौद्धिक रूप से वो लोग एलीट हैं जो यूनिवर्सिटी तक पहुंच रहे हैं, बहुत प्रिविलेज्ड लोग हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर सरकार को इतना ही 5 साल से रेलवे में क्यों नहीं बढ़ा किराया? क्योंकि वोट बैंक का मामला है। आपने राइट टू एजुकेशन के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री कर, आप मेरी बात कंप्लीट होने दें, मेरी बात सुन लीजिए पहले, मैं समझ रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। राइट टू एजुकेशन के तहत आपने सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री कर दी। उसका क्या नतीजा हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे आप भेड़ बकरी चरवाहों की तरह जो है उन स्कूलों की स्थिति है। असर की रिपोर्ट, ये तमाम रिपोर्ट बताती है कि देश में सरकारी स्कूल में जो फ्री है और सरकार ने फ्री किया है, वहाँ पे पढ़ाई का स्तर बिल्कुल नगण्य है, बहुत ही घटिया है। अब अगर आपको इतने पैसे की चिंता थी तो आप स्कूलों में कर लेते, लेकिन नहीं। वो आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो प्राइवेट स्कूलों का नेटवर्क है। नेताओं के कई स्कूल चलते हैं, स्कूलों के ब्रांच चलते हैं, अलग अलग शहरों में चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। शिक्षा की आप जड़ कहाँ खोद रहे हैं? बिल्कुल बुनियाद में। और जो बच्चे इसके बावजूद, इन सरकारी स्कूलों से गुजरने के बावजूद, क्योंकि सरकारी स्कूल में वही पढ़ता है जिसके माँ बाप समर्थ नहीं होते, इसके बावजूद अगर वो बच्चा संघर्ष करते हुए अपनी मेधा के बल पे जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटियों में पहुंचता है,
अपनी मेधा के बल पे, पैसे उसके पास अब भी नहीं है, तो आप चाहते हैं कि नहीं भाई वो इसका भी विरोध ना करे। अरे अगर हम सरकारी यूनिवर्सिटियों को फंड नहीं कर सकते हैं तो सरकार किस तरीके से अपने आप को वेलफेयर स्टेट कहेगी? सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग या तमाम तरह के जुमले गढ़ ले, अर्बन नक्सल और तमाम तरह के जुमले। एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो क्या अर्बन नक्सल हैं? वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन है वो क्या नक्सली हैं? वो भी जेएनयू से पढ़े हुए लोग हैं। तो हमें अपनी भाषा को, हमें अपनी जिस तरीके से हम लोगों पे तमगे थोपते हैं, थोड़ा सावधान होना चाहिए। उस यूनिवर्सिटी में बहुत से, देखिए आदर्श जी शुरू से ही बहुत सारी बातों का कॉकटेल तैयार कर रहे हैं, सम्मिश्रण बना रहे हैं। तो ये सम्मिश्रण जब बनेगा ना तो हल नहीं निकलेगा। हम तो सिर्फ, देखिए हम तो सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, जैसा कि सर ने जिक्र किया कि शिक्षा का मंदिर है, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए शिक्षा। छात्र संघ चुनाव होते थे, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला जो जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में बना, हालांकि हमने लंगट सिंह कॉलेज से पढ़ाई की थी, पहला आंदोलन हमने वहाँ पे किया था। पूरा 1 साल मेरा बर्बाद हो गया था वहाँ पे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पढ़ाई के नाम पे आंदोलन करने वालों के हाथ में 2-4 लोग भले ही कुछ हासिल कर लें, ज्यादा लोगों के हाथ में। तिवारी जी अगला सवाल जी, वेलफेयर स्टेट की बात कही है। वेलफेयर स्टेट में राइट टू हेल्थ भी है, राइट टू एजुकेशन भी है, जीने का अधिकार भी है, नौकरी रोजगार का भी अधिकार है। क्या किसी, छोड़िए भारत तो छोड़िए, विकासशील देश है, अमेरिका की बात कर लीजिए, क्या वहाँ पे सब जगह रोजगार मिला हुआ है? क्या सबको वहाँ पे हायर एजुकेशन मिल रहा है? हर जगह जो हमने पूंजीवादी व्यवस्था अडॉप्ट की है 1991 के बाद, जिस उदारवादी रास्ते पे हम चले, मान के चलिए कि हमेशा कम या ज़्यादा गैप रहेगा, हैव्स एंड हैव्स नॉट वाला कंसेप्ट रहेगा। देना चाहिए वेलफेयर स्टेट को ये सब कुछ, लेकिन क्या देने की स्थिति में है? नहीं है ना। तो हकीकत पे जमीन पे खड़े होकर बात कीजिए। मेरे दोनों बच्चों का एडमिशन होना था, जब हम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराने जा रहे थे तो मैं 2 लाख देने को तैयार था, और जब सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ तो वहाँ पे मात्र 50,000 फीस लगा। ठीक है, मैं तो इसी में खुश हूँ कि 50,000 में हो गया। ठीक है, अब हम उसको सोचेंगे क्या 0 रुपये में हो जाए तो जो है बहुत अच्छा रहेगा, तो कहाँ से आएगा वो? देखिए मैं, रिसोर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं व्यवहारिक स्थिति बता दूं आपको। पढ़ाई के नाम पे ऐसे छात्र आंदोलन करते हैं पढ़ने के समय में, और जब पढ़ाई खत्म हो जाती है तो 10-20 हज़ार की नौकरी में लग जाते हैं। हाँ। और वहाँ सारा समझौता हो जाता है उनका, वहाँ हर शर्तें मंजूर हो जाती है। लेकिन जब तक पढ़ाई की किताब हाथ में है ना और शिक्षा के मंदिर में है, तब तक सारा आंदोलन चलता है। यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ। क्रांति करने निकले थे, पत्रकारिता का क्रांति तो कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता जमीन हूँ पर खड़े होकर बात कीजिए, कि जब आदर्श की बात मत कीजिए। जब मूल चीजें हैं उसको पकड़ो, पढ़ने के टाइम में पढ़ो, बाद में जो आंदोलन करना है, राजनीति करना है वो कर लेना। पढ़ने का जो टाइम है वो पढ़ो, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ बात उसकी हो ही नहीं रही। यहाँ बात हो रही है जो आंदोलन हुआ है फीस हाइक के ऊपर। आप करो ही मत ना, आप सेमेस्टर भी चलता रहेगा, आप मत करो उसको, चलने दो, जैसे चल रहा चलने दो, नहीं होगा। अगर एक सवाल, देखिए शिक्षा के मंदिर से निकलने के बाद ना, शिक्षा के मंदिर से निकलने के बाद जब जीवन संघर्ष में व्यक्ति जब जूझता है ना, वो सारी हेकड़ी निकल जाती देखिए है। एक सवाल आखिरी, जाने से पहले एक सवाल, लेकिन पहले आप शिक्षा लो ना, आप शिक्षा लो। एक सवाल आखिरी मेरा यहाँ आएगा आदर्श जी, शिक्षा पहले लो, मैं शिक्षा लो। आपकी राय सुनूंगा, उसके बाद एक आखिरी सवाल रखूंगा और खत्म करूंगा जी। पहली बात तो ये है कि यूनिवर्सिटी में जो आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, छात्र संघ चुनाव आपने, अब देखिए बिहार में तो होते नहीं है छात्र संघ चुनाव। आप चाहते हैं कि वही स्थिति जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की भी हो, वैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। मैं जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में भी पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, उसकी रिपोर्ट जाकर आप देख लीजिए। जेएनयू में पढ़ाई लिखाई हो रही है, ठीक है। इसलिए पढ़ाई लिखाई के नाम पे या बच्चे बिगड़ जाएंगे, ये तर्क ही खारिज है। क्योंकि जवाहरलाल, आप मेरी बात सुन लीजिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा या दिल्ली विश्वविद्यालय में या जामिया में पढ़ने वाला बच्चा अपनी मेधा से वहाँ पहुँचता है, इसका मतलब है कि वो बाकी बच्चों के मुकाबले थोड़ा तो तेज है, थोड़ा बेहतर बुद्धि का है। एक बात। दूसरी बात कि ये तो गुंडई का मामला है ना। अगर अच्छा ठीक है, सर्वर रूम पे अगर कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि प्रशासन के अंदर, विश्वविद्यालय परिसर के अंदर क्या हो रहा है, ये विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी। लेकिन इस आधार पर अगर आप कहेंगे कि छात्र संघ चुनाव ना हो, आप सुन लीजिए मेरी बात, आप बिल्कुल, जब जामिया मिलिया में जाता है तो कैसे प्रवेश कर गया? एक मिनट के मुताबिक प्रशासन को घुमाना चाहते हैं। एक मिनट अगर दर्शकों को इस पैटर्न को समझना चाहिए और अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। जामिया में क्या हुआ, जामिया में पुलिस घुस गई लाइब्रेरी में, पिटाई की, छात्रों की वीडियो वायरल हो गए, पुलिस की निंदा हुई, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। दोबारा वो गलती नहीं हो सकती थी। तो इस बार क्या हुआ, नकाबपोश गुंडे आए और पुलिस ने उसका समर्थन दिया है, ये वीडियो से जाहिर होता है। लेकिन एक आखिरी सवाल अब जाने से पहले, चलिए आप लोगों का जो माहौल काफी गर्मा रहा है, एक आखिरी सवाल सबसे लूंगा, हाँ या ना में जवाब देना होगा, कोई डिबेट या कोई चर्चा उस पर ज्यादा नहीं होगी।
बतौर गार्जियंस आप कोई माता पिता हैं या फिर अभी नहीं है कल को बनेंगे भविष्य में, मैं भी बनूंगा, सीधी सी बात है तिवारी जी। और क्या आप अपने बच्चे को किसी विश्वविद्यालय में, जेएनयू नहीं, मैं देश भर के तमाम विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं, जब छात्र चुनाव की बात कर रहे हैं या राजनीतिकरण की बात हो रही है, करियर बनाने भेजेंगे या नेता बनाने, हाँ या ना? करियर बनाने के लिए। कैरियर कैरियर आप बताइए राम जी। ऑब्वियस करियर, और नेतागिरी भी एक करियर ही है भाई। नेतागिरी करियर किस पर्पज से? नहीं है, करियर है भाई। पहला जहन में दुनिया आपके क्या सवाल करियर है है, भाई? आदर्श जी। ये बताइए नरेंद्र मोदी की क्या योग्यता है, अमित शाह की क्या योग्यता है? या तो हम राजनेताओं को खारिज कर देते हैं, हम कहते हैं कि राजनेता हमारे समाज के गैर जरूरी तत्व हैं, हमको इनकी जरूरत नहीं है। तो ये जो इस तरीके की बात है ना, देखिए अब आप गार्जियन की तरह सोचते हैं, मैं जानता हूं ये जनरेशन का टकराव है, लेकिन हाँ, मैं अपनी जगह रख के देख रहा हूं, अगर हम 6% बच्चे जो यूनिवर्सिटियों में पहुंचते हैं उनका फंड, उनका खर्चा नहीं निकाल सकते, तो हमें लगता है कि सरकार को सारी चीज़ों को प्राइवेट कर देना चाहिए। ठीक है, फिर सरकार को यह नहीं कहना चाहिए कि हम भाई जनता के बीच की हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। एक बात, दूसरी बात, चलिए इस मामले पे इतना अब विचार विमर्श, जो जैसा कि अब रिपोर्ट आएगी, पूरी जांच होगी, क्या था क्या नहीं था, किसकी वजह से पूरा मामला गरमाया, और हमारे बीच जो चर्चा रही और आगे जो अपडेट आएगी देते रहेंगे आपको। दिखती रही इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।